खत्म करा देते हैं। फ्रिक्शन को आज खत्म करा देते हैं। आज 1 मिनट। देखिए, किसी सर्कुलर पाथ में, आवाज मेरी आ रही? आवाज, विजिबिलिटी, सब कुछ, एवरीथिंग इज ओके? यस सर। किसी सर्कुलर पाथ, जरा सेक्शन को एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्या क्या पढ़ाया गया था, ओमनीवार मीवार ये सब देख लीजिएगा। किसी सर्कुलर पाथ में अगर कोई कार घूम रही है तो उसके घूमने की कंडीशन क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो लिखिएगा, सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड। सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन अ लेवल रोड। सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। पहले इसका मतलब समझिएगा, फिर बात करते हैं। लेवल रोड मतलब होता है कि रोड जो है सीधी है, मतलब वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है ऐसे, लेकिन पाथ सर्कुलर है, ऐसे मूव कर रहा है और उस पे कोई कार चल रही है। ठीक है, अब ये बताइए, कार जब चलेगी तो उस, उसकी टेंडेंसी, किसी सर्कुलर पाथ में कार मुड़ेगी तो उसकी टेंडेंसी किधर स्लिप करने की होगी, किधर जाने की होगी? उसकी जो टेंडेंसी होगी वो किधर स्लिप करने की होगी? प्रैक्टिकली बताइए ना। कार है, एक लेवल रोड पे है, सीधी रोड है और ऐसे टर्न हो रही है, ऐसे घूमी नहीं रोड है, रोड सीधी है बिल्कुल, ऐसे टर्न हो रही है, फ्लैट है, और आप कार बड़ी तेज से उसके ऊपर घुमा रहे हैं, बड़ी स्पीड से। तो कार के ऊपर कौन सा फोर्स लगता है? बाहर की ओर भागने की कोशिश करती है, कार के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। भाई दो, अब क्योंकि उसके बारे में ज्यादा डिटेल अगले एक्सरसाइज, अगले चैप्टर में है। देखिए, जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो हमने बताया था कि उस पर एक फोर्स काम करता है जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है। उस फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स, बताया था ना हमने। यस सर। इसका इसका फार्मूला क्या था? इसका फार्मूला था F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर। सबको याद है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स, उसका फार्मूला था mv स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, देखिए, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसमें सेंटर की तरफ एक फोर्स काम करता है जिसका फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन आर। अब प्रैक्टिक क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर सेंटर की तरफ कोई फोर्स एक्ट करेगा तो उस बॉडी को सेंटर पे जाके गिर जाना चाहिए। गिरती नहीं है, क्यों? क्योंकि उस पर सेंटर के बाहर की तरफ भी एक फोर्स काम करता है जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो कार को आप चलाते हैं किसी सर्कुलर, जैसे मान लो एक रोड है, रोड ऐसे मुड़ी हुई है, तो कार ऐसे जैसे मुड़ती है तो कार की टेंडेंसी बाहर की ओर फोर्स उस पर लगता है। यानी कौन सा फोर्स लगता है उस पर? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। समझ में आ रही बात? और अगर वो फोर्स ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, भाई सिंपल सी बात है, अगर वी आप बढ़ाते जाओगे, स्पीड बढ़ाते जाओगे, कार को कहीं पे ऐसे मुड़ी हुई है, सॉरी, रोड ऐसे मुड़ी हुई है, तो क्या उसके मोड़ का रेडियस आप चेंज कर सकते हो? अगर कहीं रोड बनाई गई है और ऐसे रोड मुड़ते मुड़ते ऐसे चली गई है, तो क्या जिस सर्कुलर पाथ पे वो मोड़ी गई है उसके रेडियस को आप चेंज कर सकते हो? अरे नहीं चेंज कर सकते, तो फिक्स होगा। अच्छा, जिस कार से आप चले उसका मास चेंज कर सकते हो? नहीं चेंज कर सकते हो। आप वी चेंज कर सकते हो। अगर वी बहुत ज्यादा आप कर देंगे तो उस कार पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगना शुरू होगा। सेंट्रीफ्यूगल तो लगते लगता है, बहुत ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल होगा तो वो स्लिप कर जाएगी। तो हमें इस टॉपिक में करना क्या है कि कौन सी वेलोसिटी से हम कार को चलाएं
कि हमारी कार बिना स्लिप किए चलती रहे। देखिए ध्यान से, बहुत सावधानी से पढ़िएगा, टेक्निकल चीज है, थोड़ा सा समझने वाली चीज है। देखो ध्यान से, ये है रोड, ये रोड बैंक नहीं है, मतलब मुड़ी नहीं है, मतलब ऐसे झुकी नहीं है। देखा होगा जब जो हाईवे बनते हैं, जब रोड कहीं मुड़ी होती है तो ऐसे उठा दी जाती है, ऐसे ऐसे उठी हुई होती है, ऐसे उठी नहीं है। ये लेवल रोड है और यहाँ पर आपकी कार चल रही है। अब कार को बनाया जाए, ये आपकी कार इस पे चल रही है, ये कार के पहिए हैं, बस इससे बढ़िया कार हम नहीं बना पाएंगे। हैं ये, वाह क्या कार है, ये बेकार वाली कार नहीं, लेकिन ठीक ही ठाक कार है। तुम भी यहाँ बैठ जाओ, ऐसे लो, कार चलाओ, ये लो ये लो ये लो ये लो, ऐसे चश्मा सर उसको लगा। मास्टर ड्राइंग सर। नहीं मास्टर तो नहीं, मुझे मालूम कैसी ड्राइंग है। जरा समझिएगा, जब एक कार आप चला रहे हो, इस कार की टेंडेंसी सेंटर की तरफ जाने की है, बाहर तरफ जाने की होती है? प्रैक्टिकली बताइए आप, बाहर तरफ जाने की होती है। जब अभी ध्यान से देखिएगा, अगर कार कहीं मुड़ती है, अगर स्लिप होती है, बाहर तरफ स्लिप होती है, होती ही नहीं होती है। तो यानी इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, जिसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होती है? बाहर की तरफ। तो अब बताइए, ये बाहर की तरफ स्लिप न करे, उसके लिए इस पर फ्रिक्शनल फोर्स किधर की तरफ काम करना चाहिए? सर अंदर की तरफ। यानी फ्रिक्शनल फोर्स किधर काम करेगा? सेंटर की तरफ काम करेगा। ध्यान से समझिएगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। अब बताओ, ये कार चल रही है, ये फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन है या काइनेटिक फ्रिक्शन है? बस यही थोड़ा ध्यान समझिएगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है या काइनेटिक फ्रिक्शन है? काइनेटिक। ये बताओ, क्या इसके अराउंड चल रही है बॉडी? बॉडी इसके अराउंड इधर उधर चल रही है? यस सर। ना 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 ना, कार तो ऐसे चल रही है, कार की टेंडेंसी उधर की तरफ है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। ध्यान समझिएगा, थोड़ा प्रैक्टिकली लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर कार आप चला रहे हो और कार स्लिप नहीं कर रही है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि वो कार को इधर उधर नहीं जाने देता। नहीं समझे? आप जानते हैं कार जिधर चलती है, हमने क्या कहा, कार की टेंडेंसी किधर स्लिप करने की है? किधर जाने की है? बाहर की तरफ। तो क्या कार बाहर जा रही है? नो सर। जा नहीं रही है, वो जिधर चल रही है वो तो इधर चल रही है, रोड पे। इस रोड पर अपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं। कार की, जब हम कार को मोड़ रहे हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कार बाहर की तरफ जाने की टेंडेंसी रखती है, जा नहीं रही है। और फ्रिक्शनल फोर्स उसको ना जाए, इसके लिए फ्रिक्शन काम करता है, कार के टायर और सड़क के बीच के फ्रिक्शन से मिलता है। तो क्या वो कार को नहीं जाने देता है, यानी ये कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। समझ में आ रही बात? अब देखो, कार पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काम करता है और सेंट्रीपिटल फोर्स भी काम करता है। जरा सावधान, ये सेंट्री जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, ये फिक्स होता है या चेंज होता है? देखो ये कार है, कार का वेट नीचे की ओर काम कर रहा है, कार का रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर काम कर रहा है। मैं रिएक्शन फोर्स लिख रहा हूँ, ये रेडियस ऑफ द पाथ नहीं है। तो यानी कि आर किसको बैलेंस करता है? mg को। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, ये म्यू आर होता है ना। म्यू कौन सा? म्यू सही होता है ना, फॉर्मूला बताया गया है, यानी कि म्यू mg है। आप बताओ, इसमें कोई चीज वेरिएबल है? इसमें कोई चीज वेरिएबल है? म्यू कांस्टेंट है, मास ऑफ कार कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, यानी फ्रिक्शनल फोर्स जो जो लग रहा है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। नहीं समझे? अगर मैं मान लूं ये 500 न्यूटन का है, तो ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो सकता है। तो आप बताइए, क्या जब कार चलेगी तो फ्रिक्शनल फोर्स 500 न्यूटन लगेगा उस पर? थोड़ा प्रैक्टिकल हुई, जो चैप्टर पढ़ के बैठे उनको समझ में आ रहा हो। क्या कार चलेगी तो उसमें 500 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा? हाँ ना बोलिए, हम खुद उत्तर देंगे। अब चुपचाप बैठे रहो, थोड़ी काम चलेगा बैठे यस सर। बोलेंगे। ये बताइए, जरा ध्यान समझिएगा, हमने कहा था एक ट्रेन का डिब्बा खड़ा हुआ है, आपने 2 न्यूटन फोर्स लगाया, डिब्बा नहीं चला, क्यों? क्योंकि उस डिब्बे में एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो गया। कितना? जितना आपने लगाया 2 न्यूटन का। आपने 4 न्यूटन लगाया, उसमें 4 न्यूटन डेवलप हो गया। आपने 100 लगाया, उसमें 100 डेवलप हो गया। 100 से जरा सा बढ़ाया
डिब्बा चल दिया, तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स उस डिब्बे और पटरी के बीच कितना था? 100 न्यूटन। 100। लेकिन क्या 100 लगना शुरू हुआ? पहले कितना लगा था? 2 लगा था। तो देखिए ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है। कार को अब जरा समझिए, कार किधर स्लिप करने की कोशिश कर रही है? बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ अगर उसमें 500 न्यूटन फोर्स लगेगा तो ये उतना फोर्स रोक लगा करके इसको रोक लेगा। लेकिन अगर बाहर की तरफ 500 से ज्यादा लगेगा तो तब ये 500 क्या बढ़ जाएगा? अगर नो बहुत सर, स्पीड से आप चल रहे हो, यानी कि ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा नहीं हो सकता है। यानी आपके कार में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर क्यों लग रहा है वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ आई बात? लॉजिक पकड़ में आ रही है हमारी? यस सर, पकड़ में आ गया। यानी कि यहां पर आप कहेंगे हियर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, हियर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो सेंट्रीपिटल के बराबर ही होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्यूगल फोर्स है, वो फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए या छोटा होना चाहिए? सर बड़ा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल बड़ा हो जाएगा, गाड़ी स्लिप कर जाएगी, बाहर तरफ जा रही है। यानी ये नहीं या तो सर। या लेस आर इक्वल टू होना चाहिए। समझ में आई बात? लॉजिक पकड़िएगा, तो ये रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर समझिएगा, आप अगर कहीं पर स्लिप कर रहे हो, गाड़ी स्लिप कर रही है, तो रोकेगा कौन? फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स अधिकतम कितना यहाँ लग रहा था? 500। तो 500 तक तो रोक लेगा। अगर बाहर की तरफ 500 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन 500 का लग के रोक लेगा। लेकिन अगर बाहर की तरफ 501 लगेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वो मैक्सिमम ही 500 है, क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा। ये आपके कार के एमजी पर भी डिपेंड करता है। वही कार स्लिप कर जाती है, ट्रक नहीं स्लिप करता है, क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा होता है। समझारी बात नहीं आ रही है? तो आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो एफएस यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स से बराबर हो या छोटा हो। अगर बाहर की तरफ फोर्स जो लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल, अगर वो ज्यादा हो गया तो कार स्लिप कर जाएगी। ये पॉइंट समझ में आया? तो यानी कि mv स्क्वायर अपॉन r शुड बी लेस आर इक्वल टू म्यू mg। कैंसिल आउट, तो v स्क्वायर शुड बी लेस आर इक्वल टू r म्यू g। तो v शुड बी लेस आर इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। यानी आपकी ये वेलोसिटी होनी चाहिए किसी लेवल रोड पे चलने के लिए कि आप स्लिप ना करें। समझ में आ गई? आर इज द रेडियस ऑफ पाथ। यहाँ जो आर है वो है रेडियस ऑफ पाथ। पॉइंट समझ में आया? अच्छा, मैक्सिमम कितना हो सकता है? इसके बराबर, लेस आर इक्वल टू इक्वल, यानी जो मैक्सिमम स्पीड आपकी होगी वी मैक्स, वो अंडर रूट म्यू आर जी होगी। इससे ज्यादा स्पीड आप चलेंगे तो गाड़ी स्लिप कर जाएगी। समझ में आ गई बात? बिल्कुल लॉजिक पकड़ में आया नहीं आया? आपने देखा होगा कहीं पर भी मोड़ जब शुरू होता है तो लिखा कर्व एट, स्पीड लिमिट है 40 किलोमीटर पर आवर। देखा होगा आपने, लिखा रहता है। कहीं अगर कर्व ऐसे है मोड़ तो वहां लिखा रहता है स्पीड लिमिट कर्व एट, स्पीड लिमिट इज इतनी। तो इसी से कैलकुलेट कर, वहां फ्रिक्शन हमको मालूम होता है। म्यू एस लिखिएगा, यहाँ पर म्यू एस लिखिएगा, वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। वहां फ्रिक्शन हमको मालूम होता है, रेडियस हमको मालूम होता है, जी हमको मालूम होता है। ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और उतनी लिख देते हैं कि इससे ज्यादा स्पीड आप करोगे तो फिर भोगोगे। यस सर। समझ में आ गई बात सबको? आप चला समझिए। अब तो गड़बड़ हो गया। लेवल्ड रोड में अगर आप चलाते हो तो आपकी स्पीड लिमिट है 40, उससे ज्यादा आप चल नहीं सकते हो, या जो भी स्पीड लिमिट हो। ये वाली बात समझ में आई? लेस आर इक्वल टू, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सीडो फोर्स होता है। सीडो मतलब काल्पनिक फोर्स होता है, इमेजिनरी फोर्स होता है। अब आप कहेंगे ये कौन सी बात हुई आपकी? जरा सावधान। अगर कोई सर्कुलर पाथ में बॉडी घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही, कार बड़ी तेज चल रही है, और उस कार के बाहर आप बैठिए तो आप, अच्छा कार सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो बाहर बैठ करके आप ये तो आप देख सकते हैं कि सर्कुलर पाथ में घूमते हुए कार पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। नहीं देख सकते? महसूस कर सकते हैं? लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, बाहर की तरफ से फोर्स लगता है। अगर आप कार पे बैठे और एकदम से मोड़ा तो आप बाहर तरफ भागने की कोशिश करेंगे, या कोई पहिया बड़ी तेज से चक्का घूम रहा है, उसके ऊपर कोई बॉडी रख दीजिए तो बाहर भाग जाएगी। तो जो उस चक्के के ऊपर बैठा है उसको तो महसूस होगा कि बाहर गिरे बाहर गिरे, लेकिन जो बाहर है उसको महसूस नहीं होगा। ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, रियल फोर्स से नहीं होता है। ठीक है, तो ये लेस आर इक्वल टू बात समझ में आ गई। तो अब इससे निजात पाने के लिए हम करेंगे क्या, सावधान, ये चीज फिक्स है, ये चीज फिक्स है, जी फिक्स है, स्पीड फिक्स है। हमने कहा भाई यहाँ स्पीड 40 होनी चाहिए, लेकिन वो तो हाईवे है, 4 लेन 5 लेन 10 लेन, अब क्या करें। तो हमने क्या किया, रोड को बैंक कर दिया, ऐसे ऐसे मोड़ दिया, और ऐसे मोड़ के ऐसे गाड़ी अपने आप ले जाओगे। तो बैंकिंग करने से आप स्पीड बढ़ा सकते हो, क्योंकि फ्रिक्शन उसमें बढ़ जाता है। ठीक, अब इसी को सिद्ध हम करने जा रहे हैं कि फ्रिक्शन बढ़ जाता है, एक्चुअली बढ़ जाता है। तो लिखिए, सर्कुलर मोशन ऑफ कार ऑन ए बैंक्ड रूट। अब बैंक्ड रोड पे कैसे कार चलती है, कैसे उस पर फोर्स काम करता है, उसको ये डायग्राम समझ में आया। नहीं, ये इससे हमको मतलब नहीं है, मतलब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स और ये 500 में लिखिएगा, ये बस ये लिखिएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको आप लिखिएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका नाम दे दो FC, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आप FC लिख दीजिएगा, बस से जानकारी के लिए। बिल्कुल, ये क्रिस्टल क्लियर टॉपिक हो गया। अब लिखिए, सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक रोड। बैंक रोड का मतलब ये नहीं बैंक के अंदर से घुस के रोड गई है, बैंक रोड मतलब रोड को हमने थोड़ा टिल्ट कर दिया है, थोड़ा बाहर से उठा दिया है। जरा सावधान, ऑन ए बैंक रोड, थोड़ा टेक्निकल तक टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। ऑन बैंक रोड, देखो ये रोड है और इसको ऐसे उठा दिया है। कौन सा पार्ट उठा, बाहर का पार्ट उठा है कि अंदर का उठा है। रोड ऐसे मुड़ रही है तो बाहर का पार्ट उठाएंगे कि अंदर का पार्ट उठाएंगे, ऐसे बाहर का। बताइए। बाहर का पार्ट ऐसे उठा देते हैं। तो देखिए, हम ये रोड है और ऐसे बाहर का पार्ट उठा रहे हैं, ऐसे ये रोड है, ये आपकी कार है, और ये हमने बाहर का पार्ट उठा दिया है। ठीक, तो हम बनाएंगे कैसे, ये रोड बनाएंगे, और ये एक्चुअली देखिए है क्या, बनाइएगा नहीं आप, ये रोड ऐसे जा रही है, नहीं समझे, तो बाहर का पार्ट उठाएंगे तो ये ऐसे रोड आ जाएगी, तो आपकी कार कुछ ऐसे आएगी, इस वाले पोर्शन में। समझ में बात नहीं आई, हम बनाएंगे ये वाली बात। तो डायग्राम जरा ध्यान से समझिए आप, बस डायग्राम ही का मामला है, डायग्राम समझ में आ गया तो कुछ नहीं है। ये रोड हम ऐसे बना देते हैं, ये रोड थोड़ा दूर दूर बनाएंगे, ये रोड है, मुड़ रही है सर्कुलर पाथ में, तो इधर सब सेंटर होगा इसका, सब रेडियस होगा। रोड ऐसे थी सीधे, लेकिन आपने क्या किया, बाहर का पार्ट थोड़ा घुमा दिया है, आपकी ये ऐसे हो गया है, और ये थीटा एंगल पे आपने उठा दिया है। ये आपकी कार है, यहाँ ये आपकी कार है, ये आप ऐसे ऐसे चला रहे हैं, अब ज्यादा डिजाइन नहीं बनाएंगे। अब जरा डायग्राम को ध्यान से समझिए, ये कार जब बैंक रोड पे चलेगी तो कार किधर स्लिप करने की टेंडेंसी होगी, सर अंदर को। अंदर स्लिप करेगी। कार भगाते बाहर की तरफ भागती है कि अंदर तरफ भागती है। कार अगर किसी ऐसे, चाहे बैंक हो चाहे जैसे आप सर्कुलर पाथ में घूमते हो, कार किधर स्लिप करने की कोशिश करेगी, अंदर स्लिप करेगी। सब बाहर की तरफ। कार तो हमेशा बाहर तरफ भागती है। आपने देखा होगा वो मौत का कुआं, वो क्या होता है, एक बड़ा सा इसमें होता है, उसमें नहीं कार चलाते रहते लोग, ऐसे ऐसे मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो भागती तो बाहर की तरफ है ना। लॉजिक नहीं समझ आ रही क्या, यानी कार जब चल रही होगी इस बैंक रोड पे सर 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 सर, इस कार को की टेंडेंसी किधर जाने की होगी, बाहर की तरफ। तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स किधर काम करेगा, अंदर की तरफ। अंदर की यानी तरफ इस सर। पर फ्रिक्शन, अब इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बनाना है, बहुत बहुत कंपोनेंट दिखा रहे हैं, इसलिए रोड में नहीं दिखा रहा हूँ। इस रोड को आप समझ गए होंगे, हम केवल ये दिखा रहे हैं, ये और ये बड़ा सा स्लिप ऐसे बनाना हो तो आप रोड ऐसे अपनी जानकारी के लिए बना। देखो ये है कार, आप एक कार का ट्रक चलवा दो ना, ये ट्रक है मान लीजिए। देखो पहली बात तो इस ट्रक का जो वेट है या कार का वेट mg नीचे काम कर रहा होगा, ठीक है,
और जो रिएक्शन फोर्स होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। हम रिएक्शन फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन एन मान रहे हैं, अदरवाइज रेडियस में कंफ्यूजन आप करेंगे। तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम करेगा एन, एन इंडिकेट फॉर द नॉर्मल रिएक्शन। ये सरफेस था, अभी ये सरफेस हो गया है, आपकी कार इस सरफेस पे है, और रिएक्शन फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ये वाला ऐसे लगेगा। ये एंगल कितना होगा, थीटा, ठीक है। हमने ये जो mg है ना, इसके बिल्कुल अपोजिट ये लाइन ऐसे बढ़ा दी है, तो बताइए एन, ये एंगल कितना होगा, थीटा। एन का जो ये कंपोनेंट होगा, ये थीटा से लगा हुआ, ये कौन सा कंपोनेंट होगा, एन कॉस थीटा। एक्चुअली हमको करना क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट, दो कंपोनेंट लेने हैं। तो ये आपका एन कॉस थीटा और एन के जो एन के परपेंडिकुलर, सॉरी ये एन कॉस थीटा, जरा देखिए ध्यान से, इसके हॉरिजॉन्टल, इसके, ये एन बीच में है ना, ये वर्टिकल है, इसके हॉरिजॉन्टल, ये मैं सरफेस के नहीं ले रहा हूं, ये हॉरिजॉन्टल है ना, ये जो सड़क है, ये है आपका एन साइन थीटा। ये डायग्राम समझ में आया? मैं ये वाला एलॉन्ग नहीं ले रहा हूँ, ये वर्टिकल है, वर्टिकल के हॉरिजॉन्टल एन साइन थीटा। ये दोनों कंपोनेंट समझ में आए? यस सर। एक एक पॉइंट समझते जाइए बस, तभी समझ में आएगा। अच्छा, फ्रिक्शन किधर काम कर रहा है, फ्रिक्शन इस सरफेस के अलॉन्ग काम कर रहा है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, नीचे। ये फ्रिक्शन नीचे की तरफ काम कर रहा है। इसका नाम दे दीजिए, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है या डायनामिक काइनेटिक फ्रिक्शन है? तो स्टार्टिंग स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसका नाम दे देंगे एफएस। ये थीटा है, जरा सावधान। तो एफएस का ये 90 होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये एंगल कितना होगा, ये थीटा होगा। ये दोनों बराबर ही है लगभग, अलग अलग पॉइंट पे हमने हॉरिजॉन्टल खींचा है। ये आपका थीटा होगा, तो एफएस का ये कंपोनेंट क्या आएगा, एफएस कॉस थीटा आएगा, नहीं आएगा। और जो एफएस का डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा वो एफएस साइन थीटा आएगा। डायग्राम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जरा अलग डायग्राम बना देता हूं, देखो ये इंक्लाइन प्लेन था, ये बॉडी रखी हुई थी, ये वर्टिकल लाइन थी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी। समझ आ रही बात, नहीं आ रही है? और Yes, sir. इस बॉडी पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा था, जो ये एंगल थीटा था। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो एन कॉस थीटा था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एन साइन थीटा था। समझ में आई बात? यस सर। अच्छा, अब चूंकि यहाँ पर हम पॉइंट चूंकि कार की थोड़ा ऊपर ले लिया ना, इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो। एफएस इधर नीचे काम कर रहा था, एफएस, और ये एंगल कितना था, थीटा था कि नहीं था? तो ये थीटा है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट, सॉरी ये अल्टरनेट एंगल है। तो एफएस का ये वाला कंपोनेंट एफएस कॉस थीटा होगा, ये वाला कंपोनेंट एफएस साइन थीटा होगा। अब डायग्राम क्लियर हुआ? यस सर, मतलब एन, वो एन साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा सेम है। हाँ, सिर्फ एक्चुअली जान तो क्या, यहाँ गलती हो गई ना, ये पॉइंट हमने ऊपर थोड़ा ले लिया है। यस ये जो हमने सर। पॉइंट लिया है ना, ये एन वाला, यहाँ ले लिया कार का थोड़ा सेंटर यहाँ पर, इसलिए हमारा ये दो कंपोनेंट बनाने पड़ रहे हैं। तो ये डायग्राम समझ में आया? आप इसी डायग्राम को बना लीजिएगा, यानी आप यहाँ पर ना दिखा के ये कार को पॉइंट दिखा दीजिए, जो बड़ी से हमने कार दिखाई इसको पॉइंट दिखा दीजिए। दोबारा बना दे क्या डायग्राम? ये डायग्राम समझ में आया नहीं आया? और ये वेट काम कर रहा है mg, तो ये तो समझ में आ गया होगा। इस डायग्राम को दोबारा बना दे, समझ में आ रहा है? अब देखो, इस इस पांच का सेंटर इधर की तरफ है, और इधर कितने फोर्स काम कर रहे हैं, एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा। ये दोनों मिलकर के इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं? भाई ये जितना सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है, उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है। तो ये कार बाहर खिसकने की कोशिश कर रही है, और ये आपका नॉर्मल रिएक्शन का जो कंपोनेंट है एन साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा, दोनों मिलकर के उसको फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं या सेंटर तरफ लग रहे हैं। तो क्या इन दोनों का सम, ये डायग्राम रब करें,
ये डायग्राम बनाएंगे कि इसको इसी को बना लो, दिक्कत हो रही हो इसी को बना लो। ये कार दिखा दो ऐसे, ये कार दिखा दो, ठीक है। ये ज्यादा क्लियर है कि ये क्लियर है? ये बात वाला क्लियर है ना ज्यादा? कौन सा ज्यादा क्लियर है? दोनों ही होंगे। डायग्राम कोई एक बनाओ, एक रब करेंगे ना। ये बनाइए, समझ में आ गया होगा। सर कोई सा भी कर दीजिएगा, नहीं दोनों बना लेंगे। ठीक है, ये हम रब किए जरा। अब देखो ध्यान से, सेंटर की तरफ कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं? 2, एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा। दिमाग लगाइएगा, अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रोकने के लिए केवल फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा था। इसके पहले वाले में जो mv स्क्वायर आर था, उसको रोकने के लिए केवल एफ एस काम कर रहा था, नहीं कर रहा था, इसके पहले वाले टॉपिक में। यस सर। अभी 2 फोर्स लग रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट भी सेंटर तरफ आ गया, यानी वो भी इस कार को स्लिप करने से रोक रहा है, नहीं रोक रहा है? तो यानी कि कार को टिल्ट करने से 2 फायदे, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स जो कार को सेंटर तरफ खींचे हुए यानी बाहर खिसकने नहीं दे रहा है, और एक नॉर्मल रिएक्शन का जो कंपोनेंट है वो भी कार को खिसकने नहीं दे रहा है। 2 फोर्स काम कर रहे हैं, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स को ये वाला एन साइन थीटा सपोर्ट कर रहा है, इसलिए आप ज्यादा स्पीड से यहाँ पर कार को चला सकते हैं। समझ में आई बात? यस सर। मतलब ये मैं मैथमेटिकल नहीं बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली यहाँ क्या हो रहा है। तो देखिए, एन साइन थीटा इधर जो सेंटर तरफ काम कर रहा है, एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, दोनों मिलकर के इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, दूसरी बात, ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? एन कॉस थीटा, और नीचे की तरफ एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा। एन कॉस थीटा को जो बैलेंस कर रहा है वो कर रहा है आपका एफ एस साइन थीटा प्लस एम जी। क्योंकि हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है वेलोसिटी, कि किस वेलोसिटी से कार को हम ले जा सकते हैं, तो हमको एम को गायब करना है। देखो ध्यान से, इस एम जी को अकेला कर दो और इस दोनों को डिवाइड कर दो, एम एम कैंसिल हो जाएगा। एफ एस साइन थीटा को इधर ले आओ, वो आएगा एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 हो गया आपका एम वी स्क्वायर अपान आर, और 2 हो गया आपका एम जी। ये हो गया आपका एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा अपान, और ये हो गया आपका एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। जरा देखे थे कि गलती ना हो जाए, यहां से एम एम कट गया, यहां से आ गया वी स्क्वायर अपान आर जी इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा अपान एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। हो गया? अच्छा, एफ एस की वैल्यू किसके बराबर होती है? वर्क। आई, ये तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है भाई, म्यू एस इंटू आर, याद है? सॉरी सर, मैंने इसको एफ इंटू एस पढ़ लिया, सॉरी सर। नहीं भाई, एज एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, और आर यहाँ पे क्या शो किया है? एन। तो आप एफ एस को लिख क्या लिख सकते हैं? म्यू एस इंटू एन। यहाँ म्यू एस इंटू एन रख दीजिएगा। इस डायग्राम को रब कर रहे हैं, नोट कर लिया ना? देखो, पहले प्रैक्टिकली बात समझ में आ गई है। आपकी कार बाहर की तरफ भागने की कोशिश कर रही है, उसके सपोर्ट में पहले वाली टॉपिक में केवल फ्रिक्शनल फोर्स था जो सेंटर की तरफ था। अभी फ्रिक्शनल के साथ साथ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का भी एक कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ आपकी कार को घसीट रहा है, स्लिप करने से रोक रहा है। समझ में आई बात? अब मैं इस डायग्राम को रब कर रहा हूँ, कैलकुलेशन करना है, डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ रख दो म्यू एस इंटू एन, तो वी स्क्वायर अपान आर जी इज इक्वल टू एन साइन थीटा, एन साइन थीटा माइनस प्लस एफ एस क्या है? म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा अपान
n cos थीटा माइनस म्यू एस इंटू n sin थीटा। ऊपर नीचे n से कैंसिल कर दो इसको, n कट जाएगा तो ये आएगा v स्क्वायर अपान आर जी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू एस इंटू कॉस थीटा अपान कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन, एन तो कट गया सॉरी, कॉस थीटा माइनस म्यू एस इंटू साइन थीटा। साइन थीटा प्लस म्यू एस इंटू कॉस थीटा माइनस म्यू एस इंटू साइन थीटा, स्क्वायर अपॉन आर जी। यहां से आप, वैसे तो यही आंसर हो गया, इसको साइन कॉस से डिवाइड कर दो तो आएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू, ये जो कॉस से करेंगे डिवाइड, ये हो जाएगा tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस इंटू tan थीटा। तो वी स्क्वायर की वैल्यू आएगी आर जी इंटू tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस इंटू tan थीटा। तो जब v की वैल्यू निकालोगे अगले स्टेप में, तो ये हट करके, अच्छा आप अगले स्टेप करो, v की वैल्यू निकालोगे तो आएगा आर जी tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस इंटू tan थीटा होल टू पावर हाफ। इस ये वेलोसिटी आपकी होगी, समझ में आई बात? यानी ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। ये कौन सी वेलोसिटी? मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। देखो ध्यान से, ये आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ये अधिकतम वैल्यू है ये, यानी ये लेस आर इक्वल टू चल रहा है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। इससे ज्यादा वेलोसिटी आप अगर आप करते हैं तो गाड़ी तभी स्लिप कर जाएगी। लेकिन क्योंकि रिएक्शन फोर्स आपको सपोर्ट करने में लगा हुआ था, इसलिए आप ज्यादा स्पीड से चल सकते हैं वहां पर। लॉजिक के ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? वो तो फिर मैथमेटिकल हो गया है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया जो कंपोनेंट हमने बताए हैं और कैसे वो सपोर्ट कर रहा है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आज फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। एक एक टॉपिक और है इसमें, मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन अ वर्टिकल सर्किट, देखेंगे वो हो जाएगा तो ठीक है, अभी हो जाएगा नहीं तो देखेंगे। ठीक दिख रहा, रेटिंग ठीक है ना? जबरदस्ती ना लिखिए, कोई वर्ड अगर दिक्कत करे तो पूछ लीजिएगा। क्लियर है सर। टॉपिक समझाने के लिए वो सोचना पड़ता है कि समझाएं कैसे, जिससे सामने वाले को भी मिस्टर क्लियर हो जाए। मतलब चूंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये है, प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। हो गया? यस सर। इसको देख के डर नहीं लग रहा है? यस सर। क्यों? सर डर लग रहा है। क्यों मैथ्स नहीं ली हो क्या?
बहुत सारी वैल्यूज हैं। तो इसको क्यों रट रहे हो भाई? आप ये प्रोसीजर देखो ना, आपने डायग्राम क्लियर समझ में आ गया था? तो डायग्राम समझिए, अगर डायग्राम समझ में आ गया तो ये तो कुछ नहीं है भाई, मैथमेटिकल है तो मैं इसमें मास को हमने गायब करना था, मास को गायब कर दिया, अपने आप ये प्रूफ होके आ गया। अब देखिए, यानी आपको ये समझ में आ गया कि रोड को टिल्ट करने से फायदा क्या हुआ, आपके सपोर्ट में फ्रिक्शन फोर्स के साथ साथ नॉर्मल रिएक्शन जो सड़क के द्वारा आपकी गाड़ी पे लगा वो भी आपको सपोर्ट करने लगा। ठीक है, अच्छा, अगर इन आइडियल केस, ये नोट कर लिया ना, कैसे ये नोट है इधर का। कैसे हो गया? अच्छा, एक आइडियल केस है कि अगर स्मूथ, अगर मान ले ठीक है सड़क थोड़ा सा मुड़ी हुई बनी हुई है लेकिन स्मूथ सड़क है, तो स्मूथ सड़क में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 0। तो एक आइडियल केस है, एक आइडियल केस है, एक नोट करके लिख लीजिएगा, एक आइडियल केस है, आइडियल केस फॉर स्मूथ रोड, स्मूथ रोड, स्मूथ रोड के लिए म्यूएस 0 हो गया। तो अगर म्यूएस 0 आप कर दीजिए तो यहाँ देखो केवल टाइम थीटा बचेगा, तो आपकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो कितनी होगी? अंडरवुड आर जी टेन थीटा। अब देखो, आपको जिस जो सड़क बना रहे हो उस जिस कर्व में मोड़ रहे हो उसका रेडियस आपको मालूम है, उसकी जी आपको मालूम है, उसका थीटा आपको मालूम है। अब जरा सावधान, आपको वहां पर स्पीड 100 रखनी है, स्पीड 100 रखनी है, तो आर को आप डिसाइड करिए कि आप कितनी दूर से सड़क को बनाएंगे, और थीटा को आप डिसाइड कर लीजिए कितना सड़क सड़क को उठाएंगे। उस हिसाब से आप वेलोसिटी को डिसाइड कर लेंगे, नहीं कर लेंगे। इसीलिए जब कभी हाईवे वगैरह चलते हैं तो वहां लिखता है स्पीड लिमिट 100, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते। जाने को इंडिया में सब जाते हैं, इंडिया में चले जाते हैं, जाएंगे कौन देगा, कोई रोकेगा? जानते नहीं, मैं डीजीपी का साला हूँ, वो तो बात की बात है। अभी तो कैमरा लगा दिया उन्होंने, जैसे आप गए डीजीपी गए इधर उधर, तुम्हारे आ गया मैसेज 5,000 रुपये पेनल्टी। तो ये आपका मैक्सिमम वेलोसिटी है, इसलिए इसी कैलकुलेशन से वहां पर लिख दिया जाता है कि द बैंकिंग रोड अहेड, बैंकिंग रोड या कर्व अहेड, स्पीड लिमिट इतनी, इसे कैलकुलेट हो गया, इससे ज्यादा आप स्पीड से नहीं जा सकते। समझ में आ गई बात? अच्छा, लिखिए फिर बात करें। टफ है क्या ये? डायग्राम क्लियर हो गया? तो जिसको डायग्राम बिल्कुल क्लियर है, बस जो सेकंड वाला बताया था वो ज्यादा क्लियर था, क्योंकि कार को थोड़ा ऊंची बना दिया था इसलिए 2 पॉइंट वहां दिख गए थे। डायग्राम क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं। हो गया? तो कुछ लोग लिख के बैठ जाते हैं, बोले हो गया कह देंगे, दोबारा पढ़ा तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। चलो हम भी रेस्ट कर लेते हैं। सर तो न्यूमेरिकल में क्या ये यूज़ करेंगे जो स्मूथ रोड वाली सिचुएशन होती है? और डिपेंड करता है दिया क्या होगा, वो तो डिपेंड करता है ना, वो फ्रिक्शन देंगे दिया वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, हर जगह डिराइव थोड़े करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे हम। आप कहेंगे बहुत बड़ा फॉर्मूला, तुम भी बड़े हो गए हो। ओके सर। हम्म? अच्छा, अब जरा कार से नीचे उतरो, उतर गए, साइकिल पे बैठो, साइकिल से आप रोड पे चल रहे हो, एकदम से आपको मुड़ना पड़ा, तो कैसे ऐसे मुड़ जाते हो? क्या करते हो? झुकना पड़ता है। आपने देखा हो साइकिलिस्ट जो रेस वगैरह करते हैं या मोटरसाइकिल करते हैं, जब वो टर्न करते हैं बड़ी स्पीड से तो ऐसे मोड़ देते हैं, देखा होगा। तो वही हम बता रहे हैं कि भाई बाइसाइकिल जब किसी टर्न में किसी रोड पे टर्न करता है तो अब आप बताइए जरा सावधान, साइकिल साइकिल के लिए जो ट्रैक बनाया जाता है वो तो ऐसे बनाया नहीं जाएगा, तो साइकिल वाला खुद झुक सकता है ना। अब कार में मजबूरी है, माने कार को आपको टर्न करना है, स्पीड से टर्न करना है, और रोड मुड़ी नहीं तो क्या करोगे? आप पहले कार से उतरोगे, 4 लोग ऐसे कार को उठाओगे, ऐसे टर्न करके ऐसे घुमा करके फिर ऐसे करोगे,
तो इसलिए मजबूरी में रोड को उठाना पड़ता है, लेकिन साइकिल वाला खुद झुक सकता है। तो वो क्यों झुकता है, कितने एंगल पे झुकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो लिखिएगा बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। उसके लिए फ्रिक्शन इतना मायने नहीं रखना है, उस दोनों बातें मैं बता रहा हूँ, जरा सावधान। ये कार से उतर गए सब लोग, कार से उतरे के बैठे हैं अभी? उतर जाओ भाई, सर उतर साइकिल पे गए। बैठ जाओ। हाँ साइकिल पे बैठो, फिर चलते हैं, साइकिल पे बैठते हैं, चलो सावधान। बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, जरा समझिएगा कैसे साइकिल में हम चलते हैं और कैसे साइकिल हमको चलाती है। सावधान। देखो फर्स्ट केस बहुत ध्यान से समझिएगा, ये साइकिल का हैंडल है, ऐसे आप हैंडल पकड़ते हो और यहां पर आप बैठे हुए हैं। आ अब इससे बढ़िया नहीं बैठ सकते। बस ठीक है, कुछ खतरनाक इलाके से बैठे हुए। अरे ठीक। और आपका वेट जो है वो नीचे एक्ट कर रहा है, और जो रोड है उसका रिएक्शन फोर्स, वेट थोड़ा नीचे ज्यादा कर दिया, आपका वेट नीचे एक्ट कर रहा है और रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर एक्ट कर रहा है। और इधर हैंडल पर F1 फोर्स लग रहा है, इधर हैंडल पर F2 फोर्स लग रहा है, और सीधे टन 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 चले गए 100+ एकेडमी की तरफ। समझ में आया? अभी मुड़े नहीं है, ये साइकिल का पहिया है, ये साइकिल का पहिया। अच्छा ऐसा बनता नहीं है मुझे, अब हम तो उसको ज्यादा नहीं आर्टिस्ट, तो क्या करें, ऐसे बना रहे हैं। समझ में आया डायग्राम? तो आपका वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? रोड का रिएक्शन फोर्स। और आपके हैंडल के इस जो इधर आप हैंडल पकड़े हुए हैं ऐसे, ये फोर्स बैलेंस कर रहा है, इसलिए F1 बराबर F2 है और R बराबर mg है। यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ बोलो भाई, जो समझना है कि हाँ अभी तो मुड़े ही नहीं है। यस सर। आप जरा समझिएगा, अब मैं बेंड करने जा रहा हूँ, ऐसे चलाने जा रहा हूँ। अब समझिएगा, ये ऐसे, ये जमीन है, आप यहां पर थे, अब साइकिल को आपने ऐसे मोड़ दिया है, जरा सावधान। थीटा एंगल से आप मुड़ गए हैं, ये रिएक्शन फोर्स काम कर रहा है और ये mg काम कर रहा है। mg एक्चुअली थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। ठीक है, R और mg। अब जरा हैंडल पे आइए, आप ये बताओ, अगर आप मुड़ रहे हो, ऐसे मुड़ रहे हो, ठीक, मेरी तरफ से मुड़ रहे हो ऐसे, जिधर मुड़ रहे हो उधर का हैंडल पकड़ के मुड़ोगे कि अपोजिट हैंडल? अगर एक हाथ से पकड़ना चाहते हो तो आप कौन सा हैंडल पकड़ के गाड़ी को, साइकिल को मोड़ सकते हो? जिधर मुड़ रहे हो उधर वाला हैंडल है, बाहर वाला? मोटर सर दोनों कर सकते हो आप सर। नहीं नहीं, आप मतलब एक छोड़िए, एक छोड़िए, एक एक पकड़िए आप एक हैंडल पकड़िए, क्योंकि देखिए पकड़ेंगे दोनों, लेकिन जो फोर्स प्रोवाइड करेगा वो कौन सा, बाहर वाला होगा बैलेंस करने के लिए, अंदर वाला? ऐसे मुड़ रहे हो, ये कौन सा हाथ छोड़ोगे, सेंटर की तरफ वाला या बाहर वाला? सेंटर तरफ वाला। अगर अगर सेंटर तरफ वाला आप नहीं पकड़े रहोगे ना, बाहर छोड़ दोगे तो गिर जाओगे आप। जिधर मुड़ रहे हो आप एक हाथ से करोगे तो बाहर वाला आप पकड़ सकते हो, अंदर वाला तो गिर जाओगे। यानी आप पर फोर्स तो ठीक है, F1 लग रहा है, ये F2 लग रहा है, लेकिन ये वाला जो है ना, वो आपको सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, ये वाला। समझ में आई बात नहीं आई? समझ में आई बात? अब जरा सावधान, ये डायग्राम क्लियर हुआ? यानी कि देखिए, दो आपको कपल दिख रहे हैं, एक R mg और एक एक F2 और F। ये फोर्स इसके बराबर होगा, ये फोर्स इसके बराबर होगा, यानी यहां पर R एंड mg फॉर्म्स कपल एंड F2 एंड F फॉर्म्स कपल। समझ में आई बात नहीं आई? यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? यस। अब सावधान, यस सर। कपल क्यों कहा हमने? कपल कब होता है? कहीं जब शादी होता है, वो दूसरा कपल होता है। यहाँ कपल ऑफ फोर्स कब होता है, कब उसको कपल कहते हैं? जब दो फोर्स पैरेलल हो
अपोज यानी एंटी पैरेलल हो, बराबर हो, लेकिन उनके लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो। देखो ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, एंटी पैरेलल है, ये ऊपर है नीचे है, लेकिन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है कि नहीं है? एफ और F2 बराबर है, एंटी पैरेलल है, लेकिन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, इसलिए दोनों कपल हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं ये साइकिल सवार गिरे ना, जरा सावधान, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो ये mg और r को अगर मिलाएंगे तो साइकिल सवार ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये r ऊपर धक्का मार रहा है, mg नीचे धक्का मार रहा है, साइकिल सवार को ऐसे मोड़ने की कोशिश कर रहा है। r आपके पहिए पे ऊपर धक्का मार रहा है, mg आपको नीचे खींच रहा है, दोनों का इफेक्ट करो, इसको ऊपर इसको नीचे, तो ये साइकिल वाला ऐसे मुड़ने की टेंडेंसी में है कि नहीं है? थोड़ा आप खुद साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करो, आप बैठे हुए साइकिल पे, ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? यस सर, हो रहा है। गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? इसकी वजह से गिरेगा कि नहीं? ये गिरा देगा नहीं गिरा देगा? मैं आर और एमजी की बारे में बात कर रहा हूँ। आर आपके पहिए को ऊपर धक्का मार रहा है, एमजी आपकी खोपड़ी को नीचे खींच रहा है, तो इसकी वजह से आप गिर जाएंगे नहीं गिर जाएंगे? अरे भाई आपके साइकिल के पहिए को हम ऊपर धक्का मारे, खोपड़ी नीचे घसीट लें, तो गिरोगे नहीं गिरोगे? यस सर, करेक्ट। क्यों नहीं गिर रहे हो? गिरो ना। अब जरा समझिएगा, अब यहाँ पे आओ, ये पहिए पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ये पहिए को ऐसे घसीट रहा है और ये हैंडल ऐसे घसीट रहा है, दोनों आपको सीधा कर रहे हैं कि गिरा रहे हैं? ये हैंडल ऐसे घसीट रहा है और ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ये दोनों आपको क्या कर रहे हैं? सीधा कर रहे हैं कि गिरा रहे हैं? गिरा रहे हैं। हैं? जरा देखिए भाई, ये साइकिल ऐसे मुड़े, आप ऐसे है ना, और हम आपके पहिए को ऐसे घसीटे, ये ऐसे, ये सीधा हो जाएगा ना इससे। आप तो ऐसे टेढ़े हैं, ये आपको सीधा कर रहा नहीं कर रहा है? देखो ये ऐसे कर रहा है ना, तो आप ऐसे टेढ़े हैं ना, अगर ऐसे आपको करेगा कोई तो सीधा करेगा या गिराएगा? थोड़ा प्रैक्टिकली बताइएगा, आप ऐसे ऐसे टेढ़े हैं, ऐसे ही, और ये वाला ऐसे आपको सीधा कर रहा है ना, एफ आपको ऐसे घसीट रहा है, F2 ऐसे घसीट रहा है तो सीधा कर रहा है ना आपको, आर और एमजी गिरा रहा है, ये सीधा कर रहा है नहीं कर रहा है? बताइए आप, पकड़ में बात आ रही है? अब देखो, आप मुड़े भी हैं तो आप गिरे भी ना, तो इसके लिए जो गिराने की कोशिश कर रहा है उसका मोमेंट और जो सीधा करने की कोशिश कर रहा है उसका मोमेंट बराबर कर दीजिए। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? यानी दोनों के मोमेंट को सेम कर दे तो जिस कंडीशन में, उसी कंडीशन में आप आराम से मुड़ जाएंगे। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? यानी कि सर आप गलत कब बोलते सर? है, नहीं मैं समझा रहा हूँ, सही का मेरा मतलब, मैं जो समझा रहा हूँ वो बात लॉजिक पकड़ में आ रही नहीं आ रही है? यस सर, अगर आगे सर। एक एक कपल आपको ऐसे मोड़ रहा है और अगर केवल आर एमजी लग गया तो आप गिर जाते, और केवल एफ और F2 होगा सीधे हो जाएंगे, और आपको टर्न में ऐसे मुड़ के जाना है तो उसके लिए जरूरी है गिराने वाला कपल और सीधा करने वाले कपल का मोमेंट सेम कर दीजिए, तो ना तो गिरेंगे ना आप सीधे होंगे, आराम से मुड़ के चले जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि हम कहेंगे कि मोमेंट ऑफ आर एंड एम जी बराबर होना चाहिए मोमेंट ऑफ एफ एंड F2, दोनों फोर्स इक्वल है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मोमेंट का फार्मूला क्या होता है? कोई एक फोर्स और दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट, जरा समझिएगा, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये परपेंडिकुलर, ये पॉइंट सी, जरा सावधान, ये थीटा। देखिए आर ये है और आर ये है, एम जी ये है, ये दोनों पैरेलल ऐसे हैं कि नहीं है? इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बीसी है, आर ये, एम जी ये दोनों पैरेलल ऐसे, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बीसी है, तो इसको हम mg इंटू बीसी लिख सकते हैं। यहां तक बात समझ आ गई? अब देखिए F2 ये, F ये दोनों पैरेलल हैं, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC है, तो यानी F इंटू AC, ये पॉइंट समझ में आया?
ये बीसी पकड़ में आया, बीसी और एसी। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होता है, कपल का जो मोमेंट होता है। तो फोर्स आर और एमजी में से एक फोर्स लिख दीजिएगा, और ये दोनों की लाइन ऑफ एक्शन है, ये दोनों पैरेलल है, ये इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये F2 और F के बीच क्या डिस्टेंस, ये हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए ध्यान से, अगर इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, आपको बीसी निकालना है, अगर cos थीटा लगा दे तो बीसी अपान ए बी आएगा, तो बीसी को लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ इंटू, और एसी को लिख सकते हैं बीसी साइन थीटा। बीसी बीसी कट गया, एबी का सॉरी ए बी साइन थीटा, ए बी कट गया, तो अच्छा एम जी इंटू कॉस थीटा, एफ है सेंटीपिटल फोर्स, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू साइन थीटा, कॉस को उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, तो एम जी इंटू आर अपॉन एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू टेन थीटा, एम एम कट गया, आर आर बी स्क्वायर, आर कटा लीजिए, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आर जी अपॉन बी स्क्वायर। उल्टा लिख दिया क्या हमने, एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ ठीक है ठीक है, जरा देखिए ध्यान से, थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, हमको झुकना है वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल से, हम सीधे चल रहे हैं, वर्टिकल से झुकना है कि हॉरिजॉन्टल से झुकना है, हमको वर्टिकल से झुकना है, हम सीधे चल रहे थे, हमको थीटा ये लेना पड़ेगा, ये थीटा, ये नहीं लेंगे तो ये थीटा आएगा, यहाँ उल्टा हो जाएगी वैल्यू, बस यही उल्टा आ रहा था हमारा, तो हमने थीटा गलत ले लिया है, क्योंकि हमको दिखना है कि हमको वर्टिकल से कितना झुकना है। तो देखिए एम जी इंटू बीसी निकालने के लिए हमको लेना पड़ेगा साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बीसी को लिखेंगे ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू, एफ है आपका सेंटीपिटल फोर्स, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और एसी को लिखने के लिए कॉस लिखेंगे, तो आएगा ए बी कॉस थीटा, ए बी कट गया, कॉस को इधर ले आओ, इधर आ जाएगा tan थीटा, उधर हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर जी, तो इतने एंगल से उस साइकिल सवार को झुकना पड़ेगा। समझ में आई बात? यस सर। लॉजिक पकड़ में आई, ये वाली बात पकड़ में आई, मोमेंट क्यों इक्वल हमने किया, ये दोनों कपल दो तरीके से काम कर रहे थे, एक उसको गिराने की कोशिश कर रहा था, एक उसको सीधा करने की कोशिश कर रहा था, और हमें चूंकि झुक करके चलना है, इसलिए दोनों मोमेंट इक्वल होंगे, तो ना तो ये हिसाब गिरा पाएंगे ना ये सीधा कर पाएंगे, हम ऐसे ही टेढ़े टेढ़े निकल जाएंगे आराम से। तो इतने एंगल से आपको चलना पड़ेगा। हो गया, बुक से डायग्राम बढ़िया सा बना लीजिएगा, इसमें तो ठीक ठाक बना है। ये 90% खत्म हो गया, एक उसमें मोशन इन अ वर्टिकल सर्किल है, तो चूंकि किसी और टॉपिक का एक, चूंकि एनसीईआरटी और अलग अलग बुक में टॉपिक्स डिवीजन अलग अलग है, तो एक टॉपिक है जो अगले क्लास में खत्म हो जाएगा, नहीं फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन पूरा खत्म हो जाएगा। नोट कर लिया? एक नोट इसमें लिखवाना है हमको, नोट कर लीजिए फिर बताइए, नोट कर लीजिए फिर नोट लिखा है। यस सर। अब जरा देखिए, क्या केवल थीटा एंगल से झुकने से ही आप नहीं गिरेंगे, अगर देयर इज अ फ्रिक्शन तब भी आप बच जाएंगे गिरने से। अब जरा देखिए, नोटिंग जरा देखिएगा, इफ देयर इज अ फ्रिक्शन, देयर इज अ फ्रिक्शन, देयर इज फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन है तो देखिए आपको सेंटीपिटल फोर्स या आपके फ्रिक्शनल फोर्स न्यू एम जी लगेगा, ये अधिकतम फोर्स है, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो आपका जो सेंटीपिटल फोर्स होना चाहिए, जिसको सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं, वो म्यू एम जी से क्या होना चाहिए, लेस आर इक्वल टू होना चाहिए, पीछे हम बता चुके हैं। यहां से एम एम कट जाएगा, तो v इज लेस आर इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी आर,
यानी साइकिल सवार को इस स्पीड से ज्यादा स्पीड से नहीं चलना चाहिए। अगर वो नहीं झुकना चाहता है तो देखिए, झुक गया तो ठीक है, थीटा एंगल से इस एंगल से झुक जाए चलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर जो नहीं झुकना चाहता है और रोड में फ्रिक्शन है तो इस स्पीड से वो निकल सकता है उससे, अदरवाइज वो गिर जाएगा। अधिकतम ये स्पीड है म्यूजिया, यानी जो वी मैक्सिमम है यहाँ पर, वी मैक्स वो है अंडरवुड म्यूजिया। इससे ज्यादा स्पीड से चलेगा तो गिर जाएगा। तो समझ में आ गया टॉपिक, तीनों टॉपिक समझ में आ गए। मेन जो आपका बेंडिंग ऑफ रोड है उसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। एक अगले क्लास में पूरा फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद इसके पहले वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल होंगे, उन्हें पढ़ के बैठिएगा, ठीक। नोट कर लिया? एक मिनट। हाँ नोट कर लीजिए। हाँ जी सर। अर्जुन साहब ज्वाइन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? नहीं समझ में आया होगा शायद उनको, एक दिन क्लास ली थी ना उनकी। नोटेड। सभी ने नोट कर लिया? नोटेड सर। ओके, इसके नोट्स बना लेना। टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा जो आपको वो बेंडिंग ऑफ रोड वाला कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए बहुत ध्यान से समझाया, वो ध्यान से दोबारा बना लीजिएगा। तो सेकंड डायग्राम वो ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा अच्छी तरीके बना लीजिएगा। ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर।